बच्चों, आज हम पैमाने के प्रतिफल का नियम का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने साधन के प्रतिफल के नियमों का अध्ययन किया, जिसके अंदर हमने देखा कि अल्पकाल के अंदर किस तरह से उत्पादन अपने तीन अवस्थाओं के अंदर गुजरता है, बढ़ता हुआ, घटता हुआ और स्थिर ऋणात्मक। लेकिन जब उत्पादन के साधनों को आप यूज करेंगे तो वो समय अवधि के आधार पर यूज किए जाते हैं, कई बार अल्पकाल के अंदर और दीर्घकाल के अंदर। तो दीर्घकाल के अंदर साधनों को प्रयोग करने के लिए इकोनॉमिक्स में एक नियम दिया गया है, जिसको पैमाने के प्रतिफल का नियम कहते हैं। ठीक है, पैमाने के प्रतिफल का नियम कहते हैं। तो इसके अंदर इसकी खास बात यह है, सारे साधन परिवर्तनशील है। इसमें सारे साधन जो हैं वो परिवर्तनशील हैं, सारे साधन परिवर्तनशील है। यानी इसमें सारे साधन क्या है, सब्स्टिट्यूट है, स्थापित है, स्थानापन्न कर सकते हैं। लेबर की जगह कैपिटल, कैपिटल की जगह लेबर का प्रयोग किया जा सकता है। पैमाने के प्रतिफल भी तीन प्रकार के होते हैं, तीन तरह से होते हैं। सबसे पहला है बढ़ते पैमाने का प्रतिफल, बढ़ते पैमाने का प्रतिफल। और दूसरा जो नियम है वो है घटते पैमाने का प्रतिफल नियम, घटते पैमाने का प्रतिफल का नियम। और तीसरा जो है वो है स्थिर या कांस्टेंट पैमाने के प्रतिफल का नियम, पैमाने का प्रतिफल का नियम। तीनों नियम हैं, तीनों नियमों का हम अलग अलग से अध्ययन करेंगे, अलग अलग से अध्ययन करेंगे। इस नियम के अंदर दो चीजें खास होती हैं, दो चीजें खास होती है। जिस तरह से उत्पादन के घटते बढ़ते अनुपात के नियम में एक चीज खास थी, उसमें एक ही साधन को स्थिर रखा था, बाकी साधनों क्या रखा था, हमें स्थिर रखा था, परिवर्तनशील था। स्थिर साधन पर परिवर्तनशील साधन की इकाई लगा करके उत्पादित किया, प्रोडक्ट उत्पादित किया था। लेकिन यहाँ पर सारे साधन क्या है, परिवर्तनशील है। इसलिए एक उत्पादक अपने सारे साधनों को अपने लाभ यानी प्रतिफल की दृष्टि से यूज कर सकता है। तो उसके तीन रिजल्ट आएंगे उन साधनों का प्रयोग करते समय। बढ़ते प्रतिफल, प्रतिफल का मतलब लाभ, बढ़ते लाभ, घटते लाभ और स्थिर लाभ। इसकी जो एक ही परिभाषा है, एक बार जो परिभाषा वो याद कर लेना, बाकी तीनों के अंदर वही आएंगे। इसमें दो शब्द होंगे, एक होंगे साधनों का अनुपात में, एक क्या होगा, साधनों का अनुपात, ठीक है। और दूसरा जो होगा वो होगा उत्पादन में वृद्धि का अनुपात, उत्पादन में वृद्धि का अनुपात, उत्पादन में वृद्धि का अनुपात। साधनों का अनुपात या साधनों में अनुपातिक वृद्धि हुई, साधनों में अनुपातिक वृद्धि, ठीक है। ये है इसकी, जैसे पहले की जो परिभाषा बतानी हमने इसकी, तो ये बताएंगे हम साधनों को यानी भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम। साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाएंगे उत्पादन उससे कहीं ज्यादा अनुपात में बढ़ जाए, उत्पादन उससे कहीं ज्यादा अनुपात में बढ़ जाए, उसे क्या कहेंगे, बढ़ते पैमाने का प्रतिफल कहेंगे। ठीक है, समझिए ना। जैसे साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाएगा, मान लो साधनों को 10% बढ़ाया हम, उत्पादन उससे 11 बढ़े, 12 बढ़े, 15 बढ़े, 20 बढ़े, उत्पादन उससे ज्यादा अगर अनुपात में वृद्धि होती है तो वहां पर वो बढ़ते पैमाने के प्रतिफल का नियम। इसी प्रकार घटते पैमाने की परिभाषा हो जाएगी, ये सेम होगी। साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाएंगे उत्पादन उससे कम वृद्धि दर पर बढ़े, कम वृद्धि अनुपात में बढ़े। जैसे साधनों को बढ़ा दिया 10%, तो उत्पादन कितना बढ़े, 10 से 9 भी, 7 भी, 8 भी, 5 भी, कितना भी हो, उससे कम कम वृद्धि हो दोनों में। साधनों के अनुपात में वृद्धि हुई, उत्पादन के अंदर भी वृद्धि हुई। अगर उत्पादन उससे ज्यादा वृद्धि है, बढ़ते पैमाने की वृद्धि, उत्पादन उससे कम वृद्धि है, घटते पैमाने की वृद्धि। तो तीसरी परिभाषा इसकी भी आ जाएगी हमारी, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल या स्थिर पैमाने के प्रतिफल। क्या जाएगी, साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाएगा, साधनों में जिस अनुपात में वृद्धि होगी उत्पादन में भी उसी अनुपात में वृद्धि होगी। जैसे साधनों को 10% बढ़ा दिया तो उत्पादन भी 10% बढ़ेगा, और इस प्रकार से ये चीजें, ठीक है भाई, समझ गया। तो ये तीनों नियमों की परिभाषा होगी। इसके बाद इसकी मान्यताएं लिख सकते हैं। इसके बाद इसकी मान्यताएं लगभग सेम सी हैं, जो पीछे थी वही एक ही है। ये जो नियम है ये दीर्घकाल में लागू होते हैं। किसमें होते हैं, दीर्घकाल के अंदर लागू होते हैं।
दूसरा फिर हो जाएगा भाई, सारे साधन क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, सारे साधन परिवर्तनशील होते हैं। सबसे पहले ये किस में लागू होते हैं, दीर्घकाल में लागू होते हैं, दीर्घकाल में लागू होते हैं। ठीक है, दूसरा हो जाएगा हमारा भाई, सारे जो साधन है, सारे साधन परिवर्तनशील है भाई, सारे साधन क्या है, परिवर्तनशील है। ठीक है, और तीसरा हो जाएगा साधन स्थानापन्न है भाई, साधन स्थानापन्न है, साधन स्थानापन्न है, साधनों को स्थापित किया जा सकता है। चौथा है पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, चौथा क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। इसका मतलब कीमतें और उनकी जो मजदूरी वगैरह सारी चीजें दी हुई थी भाई, पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। और तकनीकी स्थिर रहती है भाई, तकनीकी क्या रहती है, स्थिर रहती है। K/L रेशो भी क्या रहता है, स्थिर रहता है इसके अंदर। ठीक है, अब ये मान्यता कर ली हमने। अब मान्यताओं के बाद एक परिभाषा अपनी तरफ से आ जाएगी। उपरोक्त मान्यताओं के आधार पर यदि साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाएगा, उत्पादन उससे ज्यादा अनुपात में बढ़ जाए, बढ़ते पैमाने के प्रतिफल नियम। साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाएगा, उत्पादन उससे कम अनुपात में बढ़े, तो क्या हो जाएगा आपका, घटते प्रतिफल के, घटते पैमाने का प्रतिफल नियम। और साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाएगा, उत्पादन उसी अनुपात के अंदर बढ़े, तो वो क्या आ जाएगा फिर वही स्थिर पैमाने का प्रतिफल का नियम कहलाएगा। क्लियर भाई, इतना। तो अब इसी सारी इन्हीं परिभाषाओं को हम एक टेबल के द्वारा देख सकते हैं। किसके द्वारा देख सकते हैं, कि टेबल के द्वारा देख सकते हैं। तो वो टेबल आपकी किताब में है, जिट इज, हम क्या कर सकते हैं, उसको ड्रा कर सकते हैं। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वैसे भी समझ लेना। अब टेबल है वो, ये टेबल आ जाएगी आपकी। सबसे पहले है इसको यूनिट ऑफ लेबर लिखेंगे हम, यूनिट ऑफ लेबर, यूनिट ऑफ लेबर। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे हम परसेंटेज चेंज इन लेबर में, इन लेबर। ठीक है, दूसरा पार्ट होगा। तीसरा पार्ट होगा हमारा भाई यूनिट ऑफ लेबर है, तो इसी के हिसाब से आ जाएगा यूनिट ऑफ कैपिटल, यूनिट ऑफ कैपिटल। ठीक है, पूंजी की मात्रा है भाई। ये परसेंटेज चेंज इसमें आया है, तो ये भी सेम आ जाएगा, परसेंटेज चेंज इन कैपिटल, चेंज इन कैपिटल। ठीक है, ये आ जाएगा आपका सेम। उसके बाद अगला जो हमारी इसकी है वो आ जाएगा टोटल प्रोडक्शन। अगली क्या आ जाएगी, टोटल प्रोडक्शन। अगला आ जाएगा टोटल प्रोडक्शन में, टोटल प्रोडक्शन। और इसके बाद आ जाएगा आपकी परसेंटेज चेंज इन टोटल प्रोडक्शन, टीपी। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन ये आप करोड़ के अंदर है भाई। ठीक, ये लेबर की मात्रा 1, 2 और 3, ये एक पार्ट। ठीक है, दूसरा पार्ट 4, 5 और 6 और 7, ये कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार एक एक का डिफरेंस है लेबर के अंदर। तो कैपिटल के अंदर कितना डिफरेंस है, मान लो 2 ले लिया मैं, तो सेम डिफरेंस है, सेम किसमें, कैपिटल के अंदर सेम डिफरेंस, 2, 4, 6, उसके बाद 8 और 10 और 12 और 14। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो मैंने कहा था K/L रेशियो है वो क्या है, सेम रहना चाहिए। जैसे 2/1 2, 4/2 2 ही, 6/3 फिर भी 2 आ गया, 8/4 फिर भी 2 आ गया, 10/5 फिर भी 2 आ गया, और 12/6 फिर भी 2 ही है। यानी K/L रेशियो हमें अजम्पशन में ली थी, मान्यताओं में K/L रेशियो क्या रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। स्थिर का मतलब ये नहीं है कि कम हो, स्थिर का मतलब होता है कि उनको काटापीटी करे, उनका अनुपात वो समान आए। कई बार क्या होता है, स्थिर का जो बच्चे अर्थ लगाते हैं ना, जैसे मान लो कोई चीज आ गई है कि भाई कांस्टेंट है, ये चीज कांस्टेंट का मतलब ये हो गया भाई 1/2 है, तो उसके बाद तो बढ़ेगा ही नहीं, इसका मतलब ये हो गया। तो कांस्टेंट का मतलब आप मैथमेटिक्स के अंदर यही देखते हैं हम कि वो चीज का रेशो उतना ना चाहिए। जैसे ये 2/4 भी हो सकता है, ये 3/6 भी हो सकता है, ये 4/8, बात वही है। इसको कहते हैं कांस्टेंट इकोनॉमिक्स की भाषा में। ठीक है, तो अगर मान लो इकोनॉमिक्स में अगर ये लगाए हम, अब ये चीज तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब इकोनॉमिक्स तो प्रगति करेगी नहीं बिल्कुल भी। तो ये चीज इसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, अब इसमें देखो परसेंटेज चेंज इन लेबर देखे हमने, चेंज इन कैपिटल। ठीक है, तो इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, नई इकाई माइनस पुरानी बटे गुणा के अंदर 100। जैसे नई इकाई होगी 2 माइनस होगी 1, ठीक है, बटे हुए 1
इसका परसेंटेज हो गया गुणा 100, ठीक है। तो ये सारा करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका तो आएगा नहीं क्योंकि इससे ऊपर है ही नहीं कोई रकम, तो इसका कितना आ जाएगा 100% आ जाएगा। क्या आ जाएगा 100%। इसका भी 100% आएगा क्योंकि दोनों का रेशियो क्या है, सेम है। तो इसका देखो आप 4-2/2 गुणा के अंदर 100, तो इसमें भी क्या आ जाएगा 100% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये डैश है तो ये कितना आ जाएगा 100%। क्लियर। दूसरा देखो 3 में से 2 3 और गुणा के अंदर 100, तो ये कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 50% आ जाएगा, कट की 50 आ जाएगा, तो ये भी कितना आ जाएगा आपका 50%, ठीक है। अब उत्पादन कितना है भाई, 10 करोड़ है, 30 करोड़ है और 60 करोड़ है। मान लो इसमें 30 करोड़, 10 करोड़, 30 करोड़ और 60 करोड़ है। उसके बाद इसके अंदर मान लो 80 करोड़ है, उसके बाद 100 करोड़ है, उसके बाद 110 करोड़ है और 120 करोड़ है। 120 करोड़, 120, ये उत्पादन की स्थिति है भाई, ये किसके टोटल प्रोडक्शन की स्थिति है। तो हमने ये परिभाषा दी ना, जो बढ़ते प्रतिफल की थी एक तो, ठीक है, और एक घटते प्रतिफल की थी। बढ़ते प्रतिफल और घटते पैमाने के प्रतिफल, ये चीजें थी, और शिथिल में, ठीक है। इनकी जो परिभाषा है, इनकी जो परिभाषा वो देखनी है, इसमें फिट बैठती है क्या मेरी। इसमें देखो मैंने क्या कहा था, साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाएंगे, साधनों को कितने अनुपात में बढ़ा रहे हैं हम, 100% में बढ़ा रहे हैं ना, क्योंकि 1 से 2 बढ़ाया, 2 से 4 बढ़ाया, इसका मतलब साधनों को 100% में बढ़ा रखा हमने। तो उत्पादन में कितना वृद्धि होना चाहिए, 101 हो, 102 हो, 105 हो, 100 से ज्यादा हो, 100 से क्या हो ज्यादा हो। देखो आप इसकी वृद्धि निकाल के, जैसे मान लो पुरानी इकाई कितनी है 10, नई इकाई कितनी है 30 बटे हुए 10 गुना के अंदर 100, तो आप इसको सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 20 बटे 10 गुना के अंदर 100, तो ये कट की कितनी हो जाएगी 200% आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 200%, ये डैश तो ये 200%, ठीक है। इसी प्रकार 2 से 3 में 2 से 3 साधन आया है, 4 से 6 आया है, दोनों का रेशियो कितना है 50% है, 50% में इंक्रीज हुआ है, 50% क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है। तो उत्पादन कितना हुआ है टोटल देखेंगे ना हम, कितना हुआ है 60 माइनस 30 और 30, तो ये क्या हो जाएगा 30 बटे 30 और गुणा के अंदर 100, यानी कितना आया 100% आया। कितना आएगा 100%। अब देखो हमारी परिभाषा क्या थी, साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाएंगे, उत्पादन उससे कहीं ज्यादा अनुपात में बढ़ जाए, उसे क्या कहेंगे बढ़ते पैमाने के प्रतिफल नियम कहेंगे। उसे क्या कहेंगे बढ़ते पैमाने के प्रतिफल के नियम कहेंगे उसको। यानी ये इतना जो टॉपिक हमारा ये हो जाएगा आपका बढ़ते पैमाने के प्रतिफल, बढ़ते पैमाने के प्रतिफल, समझ गया आप। ये था आपका पहला टॉपिक। दूसरा जो टॉपिक हमारा वो इसी प्रकार से है, साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाएगा, जैसे 3 से 4 बढ़ाया, ये 4 से 5 नहीं है, क्योंकि कई बार बच्चे ये करते हैं कि भाई ये बढ़ते प्रतिफल का है, यही हो गया इसका हिसाब, यहां से नहीं हम यहां रुके थे, तो यहीं से परसेंटेज निकाल लिया हमने। 4 माइनस 3 बटे हुए 3 गुणा के अंदर 100, तो कितना आ जाएगा 33% आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये, क्योंकि 1/3 100 का 1/3 33% आ जाएगा। तो ये भी कितना आएगा भाई 6 से 8 वाला भी कितना आएगा 33% आएगा। अब उत्पादन में वृद्धि देखो कितनी है भाई, उत्पादन में 80 माइनस 60 और बटे हुए 60, तो कितना हो जाएंगे 20, यानी एक क्या आ गया, ये भी 1/3 आ गया ना, तो 1/3 का मतलब ये भी 33% आ गया, ठीक है। अब उत्पादन में जो चेंज, अब इसमें देखो साधनों के अनुपात में 5 माइनस 4 1/5 गुणा 100, तो कितना आ जाएगा, यानी 5 माइनस 4/4 गुणा के अंदर 100, तो इसका कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा 25%। कितनी है ये 25% है। तो इसमें भी चेंज कितना है 10 माइनस 8 बटे हुए 8, 2/8 का मतलब 1/4, 1/4 गुणा 100 कितना आ गया 25%, ठीक है। और उत्पादन का कितना आ जाएगा फिर वही 100 माइनस 80 20 बच गए, और 20/80 1/4, 1/4 गुणा 100 25%, ये भी कितना आ जाएगा 25%। तो हमारी एक परिभाषा क्या थी, बोलो साधनों को जिस अनुपात में बढ़ा रहे हैं, साधनों को यहां से बढ़ाया 33%, दोनों में 33 सेम है, उत्पादन भी कितना बढ़ रहा है 33% बढ़ रहा है। साधनों को बढ़ाया 4 से 5 25%, 8 से 10 भी 25%, 8 से 10 भी कितना है 25% है। तो उत्पादन में भी कितना वृद्धि हो रही है 80 से 100 25% ही हो रही है। इसको क्या कहेंगे शिथिल पैमाने के प्रतिफल का नियम। इसको क्या कहेंगे शिथिल पैमाने के प्रतिफल का नियम।
शिथिल पैमाने के प्रतिफल नियम। ठीक है, दो क्लियर भाई। तीसरा क्लियर, एक समझ में आ गया ना बिल्कुल, सारे तीनों की समझ में आ जाता है इसे। तीसरा है भाई 6 में से 5, वही इनका रेशो निकालेंगे हम। 6 - 5/5 बराबर 1/5 गुना के अंदर 100। तो ये कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20% आ गया ना, 20 ही आता है ना 20। उसके बाद 12 - 10 भाई, 12 - 10 बटे हुए 10 गुना के अंदर 100। तो ये भी 1/5 गुना, ये भी, ये कितना आ जाएगा आपका 12 - 10 और 6 - 5 बटे हुए 5, 1/5 20 बटे 100। तो इसमें कितना आएगा ये 12 - 10 में से 2 बच गया, 2/10। तो ये तो सेम आता है ये इसका। ठीक है, तो ये आ जाए मान लो 16% भाई, मान लो कितना आ जाए ये 16%, इससे कम आएगा, इससे कम आएगा। तो 110 - 100 बटे हुए 100 गुना के अंदर 100। तो ये कितना आ जाएगा 10 बटे यानी 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10%। ठीक है, नहीं ये 20% आएगा। ये भी कितना आएगा 20%, क्योंकि साधनों का अनुपात तो सेम है ना। साधनों का अनुपात क्या है, सेम है। तो उत्पादन में कितनी आई 16% आई। कितनी आई 16% आई। 16% आई ना वहां 10, इसमें कितनी आई 10% आई। इसमें आई हमारी 10% वृद्धि आई। उत्पादन के अंदर वृद्धि कितनी हुई 20%। साधनों में 20% वृद्धि हुई, लेबर के अंदर 20%, कैपिटल के अंदर 20%, लेकिन उत्पादन में कितनी 10%, यानी 20 से कम आने चाहिए। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो वृद्धि हमारी वो कितनी है 16% है। मान लो कितनी है 16% है। तो ये भी कितनी आ जाएगी आपकी 16%। तो उत्पादन में कितनी वृद्धि होगी 120 - 110 बटे हुए 110 गुना के अंदर 100, और ये हमारी आ जाएगी 9%। कितनी आ जाएगी 9%। ठीक है, ये जो दो डिजिट आ गए हमारी, साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया गया, साधनों को एक बार तो बढ़ाया 20% में, एक बार बढ़ाया 16% में, दोनों को बढ़ाया मान लो, और उसके बाद उत्पादन में जो वृद्धि हुई है ना वो उसकी तुलना में कम हुई है। तो यही परिभाषा क्या थी, घटते पैमाने के प्रतिफल का नियम थी। ठीक है, तो तीनों आपकी इस टेबल के द्वारा भी आप कर सकते हो, आप इसको प्रूव कर सकते हो कि जैसे जैसे साधनों के अनुपात में वृद्धि की जाएगी, अगर टोटल उत्पादन उसकी अपेक्षा ज्यादा बढ़ता जाएगा बढ़ते पैमाने के प्रतिफल, और उस उतना ही बराबर सेम चेंज आएगा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, और अगर उससे कम परिवर्तन आ गया तो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, यानी घटते पैमाने के प्रतिफल का नियम। ठीक है, इनका रेखा चित्रों की सहायता से भी इनको क्या कर सकते हो, व्याख्या कर सकते हो। रेखा चित्र की सहायता से 3 है इसके डायग्राम भी, इसके डायग्राम भी कितने हैं इसके 3 है। तो वो डायग्राम भी आप क्या कर सकते हो, उसको कर सकते हो। देखो आप डायग्राम आसान से एक समझ लेना आप, जैसे सबसे पहले कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल वाला समझ लो। यहां पर ले लिया हमने परसेंटेज चेंज इन लेबर एंड कैपिटल वे, लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, लेबर एंड कैपिटल। ठीक, और यहां ले लिया हमने परसेंटेज चेंज इन टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन। ठीक है, अगर ये लाइन जो आपका, इसको कहते हैं एक्सपेंशन पाथवे, विस्तार पथ कहते हैं इसको, ये 45 डिग्री कोण के ऊपर आ जाए, 45 डिग्री कोण के ऊपर आ जाएगा, उसको कहते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाएंगे हम, साधनों को किस अनुपात में बढ़ा रहे हम 33% में बढ़ाया। पहले कितने बढ़ाया था 33%। ठीक है, साधनों को 33% में बढ़ाया, उत्पादन भी कितना बढ़ाया 33%। 3 लाइन कर सकते हो आप इसकी, जैसे ऐसे कर सकते हैं 3। ठीक है, तो ये जो 33 आप यहां लिख सकते हो, ये 33%। जैसे मान लो ये है, या ये यहां लिख दिया हमने 33%, इंक्रीज कितना हुआ 33%, और यहां से इंक्रीज कितना हुआ 25%। यहां से कितना था वो सारणी वाला ये। ठीक है, तो उत्पादन में कितना वृद्धि हुआ, यहां से उत्पादन अगर वृद्धि होगा हमारा तो वो भी 33% इंक्रीज होगा भाई, और यहां भी कितना हो जाएगा 25% इंक्रीज यहां पर हो जाएगा भाई। ठीक है, 25% इंक्रीज हो जाएगा। इसका अगर ज्यादा करो आप तो आप इसका जो लेबर है वो लेबर और कैपिटल दोनों इकट्ठी लिखनी पड़ेगी। आपने क्या करनी पड़ेगी, इकट्ठी लिखनी पड़ेगी। यहां 3 से शुरुआत करनी पड़ेगी। किससे करनी पड़ेगी 3 से। जैसे यहां लेबर लिख दी 3, तो कैपिटल कितनी 6। ठीक है, लेबर होगी 4, कैपिटल कितनी होगी 8, लेबर होगी 5, कैपिटल कितनी होगी 10। ठीक है, ये 3 थी ना, तो 3 से अगर 3 से मान लो 6 में गए, 3 से 4 में गए,
3 से 4 में, जैसे 4 माइनस 3/3 गुणा के अंदर 100, तो 1/3 1/3 आ गया 100 का, तो 1/3 कितना आता है 33% आता है। साधनों में परिवर्तन कितना हुआ 33%। तो उत्पादन कहां से शुरू था, यहाँ मान लो भाई 60 है, कितना था यहाँ 60, और यहाँ पर कितना आ जाएगा फिर 80 में, कितना आ जाएगा 80, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 100, कितना 100, तो 80 माइनस 60 बटे हुए 60 गुना 100, तो ये कितना आ जाएगा आपका 33% आ जाएगा, कितना आ जाएगा। वही सारणी ले ली, किताब में अलग है, लेकिन हमने अपने याद करने के लिए इसको बढ़िया, ये जो सारणी वाली है ना, ये डायग्राम लो आप, जैसे पहली इकाई ये हो जाएगी, ठीक है, दूसरी जो कॉम्बिनेशन ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा। इनसे इनका जो वृद्धि है यहाँ नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि ये तो इनिशियल हो जाएगी ना, यहाँ लिखी जाएगी 33%, 25% होगी, ये वृद्धि उत्पादन में देखनी है तुम्हें आप। अब ये जो ये हो गया कांस्टेंट, ये हो गया आपका कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, स्थिर पैमाने के प्रतिफल का नियम हो गया। ये लाइन जैसे जैसे नीचे की तरफ आती जाएगी, ओटी विस्तार पथ, घटते पैमाने के प्रतिफल नियम बढ़ते जाएंगे। ये लाइन नीचे की तरफ ओ एक्सिस की, मुख्य ओ एक्सिस की तरफ आती जाएगी, घटते पैमाने के प्रतिफल के नियम बढ़ जाएंगे। यही लाइन ऊपर की तरफ उठती जाएगी, ऊपर की तरफ होती जाएगी, तो क्या हो जाएगा वो बढ़ते पैमाने के प्रतिफल के नियम, ठीक है, बढ़ते पैमाने के प्रतिफल के नियम। अब बढ़ते पैमाने के प्रतिफल नियम देखो आप, जैसे मान लो ये है, यहाँ वही चीजें सेम लिखनी है, सेम लिखनी है आपने, परसेंटेज चेंज इन लेबर एंड कैपिटल में, लेबर एंड कैपिटल, ठीक है, ये लिख लिया। और उसके बाद यहां लिख लिया हमने परसेंटेज चेंज इन टोटल प्रोडक्शन में, इन टोटल प्रोडक्शन, ठीक है। अब पहले एक लाइन खींच लो आप, 45 डिग्री से इस तरफ की खींच लो आप, जैसे इसके बीचों बीच वाली लाइन बनती है ना, ये खींच लो आप इस तरह से, आपको ओटी आ जाएगा आपका विस्तार पथ में, क्या आ जाएगा आप विस्तार पथ। अब सबसे पहले लेबर कितनी थी हमारी 1, कैपिटल कितनी थी 2, ठीक है, लेबर होगी हमारी 2, लेबर कितनी होगी 2, कैपिटल कितनी होगी 4, और लेबर कितनी होगी फिर 3, और कैपिटल कितनी हो जाएगी 6, ठीक है। अब उत्पादन देखो, सबसे पहले उत्पादन कितना था 10 करोड़, दूसरी उत्पादन कितना आया फिर 30 भाई, जब लेबर की मात्रा 1 से 2 और कैपिटल की मात्रा 2 से 4 हुई, तो मात्रा कितनी बढ़ेगी उत्पादन की 30 करोड़, उसके बाद 60 करोड़ बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी 60, ठीक है। अब ये परसेंटेज अगर देखेंगे हम, तो यहां तो परसेंटेज है नहीं, जब 1 से 2 लेबर, 2 से 4 कैपिटल आई है, तो शुरू कितना था 100% था परिवर्तन, कितना था 100%, तो यहां है 100% में, लेबर में कितना परिवर्तन है 100%, यानी लेबर के अंदर 100% चेंज है, वृद्धि साधनों के अनुपात में कितना परिवर्तन है 100%। तो उत्पादन में कितना है, फिर उत्पादन में कितना आया था हमारा 100 था, तब 200 आया, कितना आया था 200, निकाल के देख सकते हो, 30 माइनस 10 बटे 10 गुना 100, तो कितना आ जाएगा आपका 200 आ जाएगा, तो ये आ गया 200%, कितना आ गया 200%, ठीक है 200%। लेबर 2 से 3 और कैपिटल 4 से 6 अगर करी जाएगी, तो कितना साधनों में अनुपात का रेशियो था 50%, कितना था 50%, यानी 50% रेशियो के हिसाब से फैक्टर के अंदर इंक्रीज किया गया, साधनों के अनुपात के अंदर वृद्धि की गई, तो उत्पादन में कितना हुआ 100% हुआ, कितना हुआ 100%। इसको क्या कहते हैं हम बढ़ते पैमाने का प्रतिफल नियम कहते हैं। मैंने किताब वाली सारणी, किताब वाला डिजिट नहीं लिया, ये सारणी से ही निकाला है मैंने डायग्राम, ये ठीक है, किताब में तो ले रखे हैं 5, 10, 15, तो वो वहां पर आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए हमने सारणी फिट करनी है डायग्राम में, तो आप इस तरीके से आप करो, ठीक है। 2 होगी भाई। तीसरा देखो घटते पैमाने के प्रतिफल का नियम, ये आ जाएगा आपका, यहां आ जाएगा ओ एक्स पर वही परसेंटेज चेंज इन, परसेंटेज चेंज इन लेबर एंड कैपिटल में, लेबर एंड कैपिटल, ठीक है, यह आ जाएगा। इसी प्रकार इस पर भी परसेंटेज चेंज इन टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन। मैंने कहा ना इस लाइन के जैसे जैसे नीचे की तरफ होती जाएगी लाइन विस्तार पथ वाली ओटी लाइन, तो वो क्या होते जाएंगे घटते पैमाने के प्रतिफल, तो इस प्रकार से इस लाइन को ये आ जाएगा आपके घटते पैमाने के प्रतिफल। अब देखो इसमें सबसे पहले लाइन कहां से शुरू होगी, जहां ये छोटी है, ये किस पे थी 5 और 10 पे थी, किस पे थी 5 लेबर थी और 10 कितनी थी कैपिटल, तो आउटपुट कितना था हमारा इस पे, आउटपुट कितना था इसके ऊपर कितना था 60, कितना था 100 था, कितना था 100 आउटपुट था, मैंने लास्ट में जब छोड़ा भी 100 था। अब लेबर की मात्रा होगी 6, लेबर की मात्रा कितनी 6 और कैपिटल की मात्रा कितनी हुई 12, कैपिटल की मात्रा कितनी हुई 12,
तो उत्पादन के अंदर जो वृद्धि है वो कितनी हुई, 110 करोड़ हुई। कितनी हुई, 110 करोड़। अब तीसरा पॉइंट और देखो यहाँ, लेबर के अंदर वृद्धि कितनी हुई, 5, 5, 6 और 7 में। और कैपिटल के अंदर जो वृद्धि है वो कितनी हुई आपकी, 14। कितनी हुई, 14। और इसी प्रकार साधनों का अनुपात लगाया तो उत्पादन कितना मिला हमें, 120 करोड़। कितना मिला, 120। सारणी फिट करिए हमने, ठीक है। ये इसके ऊपर कोई नहीं। अब ये जो परसेंटेज हमारी ये क्या है, 20% चेंज है। कितना चेंज है, 5 से अगर 6 लगाया, 10 से 12 लगाया तो ये कितना चेंज आएगा, 20%, ठीक है। तो लेकिन उत्पादन के अंदर वृद्धि कितनी हुई, केवल 16% हुई। केवल कितनी हुई, 16% हुई। 10 हुई, 10 हुई। कितनी हुई, 10% उत्पादन के अंदर वृद्धि कितनी हुई, 10% वृद्धि हुई। यानी साधनों के अनुपात में ज्यादा वृद्धि है, जबकि वृद्धि है, तीनों में वृद्धि करनी है, इंक्रीज जरूर करना। लेकिन ये देखना है घटते हो तो अगर 20% अगर इसमें वृद्धि होगी तो 10% आउटपुट के अंदर वृद्धि होगी। इसी प्रकार इसके अंदर वृद्धि कितनी थी हमारी, 16% थी। कितनी थी, 16% थी ना। इसमें कितनी थी, 16% थी। कितनी थी, 16% अगर साधनों के अनुपात में वृद्धि हुई तो टोटल जो प्रोडक्शन में कितनी वृद्धि हुई, 9% हुई। केवल कितनी हुई, 9%। इस प्रकार इसको क्या कहते हैं हम, घटते पैमाने के प्रतिफल का नियम कहते हैं, ठीक है। ये लाइन बीचों बीच रख लो, शिथिल पैमाने का प्रतिफल। ये लाइन जैसे जैसे नीचे गिरती होगी, घटते पैमाने का प्रतिफल नियम। यही लाइन ऊपर उठती होगी तो क्या हो जाएगा आपका, बढ़ते पैमाने के प्रतिफल का नियम। ये था आपका टॉपिक। थैंक यू।